19 अप्रैल 1993 की सुबह 2:15 पर संजय दत्त मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तभी सैकड़ों पुलिस वालों ने संजय दत्त को घेर लिया। पुलिस अधिकारी सुरेश वाले सेठी ने संजय का कॉलर पकड़ा और साथ चलने के लिए कहा। शाम होते होते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया कि संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया है। Tada has been identified with the arrest of film star Sanjay Dutt under this act for unauthorized possession of AK-56 rifles. संजय पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा एक्ट लगाया जाता है, वो भी ऐसे वैसे आरोप में नहीं बल्कि मुंबई हमलों की साजिश में शामिल होने के आरोप में। Friday, March 12, 1:26 p.m. मुंबई पुलिस के तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एमएन सिंह और राकेश मारिया ने संजय से पूछताछ की, लेकिन संजय ज्यादा देर तक इन दोनों के सवालों को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। The charge against Dutt centered around his receiving at his home a consignment of arms, 3 AK-56 rifles, 9 magazines, 450 cartridges and hand grenades from 3 associates of the D Company. 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई में एक के बाद एक बड़े बम धमाके होते हैं। इन धमाकों में 257 लोगों की जान चली जाती है और 713 लोग घायल होते हैं। इस हमले की साजिश रची थी दाऊद इब्राहिम ने, जिसके पीछे बड़ा कारण था बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना और उसके बाद हुए दंगे। The Bank of Baroda office above the basement was blown to smithereens. The impact of the explosion was so strong that it even shattered window panes of the surrounding buildings. मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान ही मुंबई पुलिस को पता चला कि बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा, हनीफ कदावाला और इब्राहिम मूसा चौहान, ये तीनों भी दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के साथ लगातार कांटेक्ट में बने हुए थे। 11 अप्रैल 1993 के दिन मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया ने इब्राहिम मूसा चौहान उर्फ बाबा चौहान से पूछताछ की। इस पूछताछ में बाबा चौहान ने बताया कि अनीस इब्राहिम ने मुझे और अबू सलीम को कुछ गिटार और टेनिस बॉल संजू बाबा के घर पहुंचाने को कहा था। राकेश मारिया इन कोडवर्ड्स को समझ नहीं सके। उन्होंने पूछा, गिटार और टेनिस बॉल्स का क्या मतलब है? बाबा चौहान ने जवाब दिया, साहब गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल्स मतलब हैंड ग्रेनेड। जब राकेश मारिया ने पूछा कि ये संजू बाबा कौन है, तो बाबा चौहान बोला, फिल्म स्टार संजय दत्त। सभी बड़े अखबारों ने संजय दत्त के नाम की हेडलाइन के साथ बड़े बड़े आर्टिकल्स छाप दिए। इस समय संजय दत्त मॉरिशस में थे और अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। संजय दत्त ने मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा के पास फोन किया और कहा, सर मैंने सुना है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं बम धमाकों में शामिल हूँ। इस पर अमरजीत सिंह सामरा ने कहा कि हनीफ और समीर ने आपका नाम लिया है। इस पर संजय बोले, सर आप चाहें तो मैं अपनी शूटिंग कैंसिल करके तुरंत वापस आ सकता हूँ। पुलिस कमिश्नर सामरा संजय के पिता सुनील दत्त को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने संजय से कहा, बेटा कोई जल्दी नहीं है, अपना काम खत्म करो और जब तुम्हारा शेड्यूल हो तब वापस आना। लेकिन 6 दिन बाद जैसे ही संजय मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, संजय को अरेस्ट कर लिया जाता है। 26 अप्रैल 1993 के दिन टाडा कानून के तहत संजय का कबूलनामा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णलाल बिश्नोई के सामने अपने कबूलनामे में संजय ने कहा, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार थे, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और एक 12 बोर डबल बैरल गन। मुझे शिकार का शौक था, इसलिए ये हथियार रखे थे। अक्सर मैं अपने दोस्त यूसुफ नलवाला के साथ शिकार पर भी जाता था। अपने कबूलनामे में संजय ने कहा कि साल 1991 में जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया हुआ था, तो फिरोज खान ने मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से करवाई। इसके बाद अनीस अक्सर हमसे मिलने के लिए आने लगा। मैं हनीफ कडावाला और समीर हिंगोरा को पहले से जानता था। उनकी कंपनी मैग्नम वीडियो थी और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म सनम में साइन किया था। शूटिंग की तारीखों के सिलसिले में वे लोग अक्सर मेरे घर पर आते रहते थे। हनीफ ने मुझसे कहा कि अगर चाहूं तो वो मेरे लिए एक ऑटोमेटिक हथियार मंगवा सकता है। शुरू में मैंने टाल दिया, लेकिन बार बार कहने पर आखिरकार मैं मान गया। जनवरी 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ
मेरे घर आते हैं। उनके साथ एक और शख्स था, अबू सलीम। उन्होंने कहा कि कल सुबह हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो तीनों मेरे घर आए और एक मारुति वैन में हथियार लेकर पहुंचे। उस वैन में 3 AK-56 राइफलें थीं, जिन्हें देखकर मैं घबरा गया। मैंने घर से कपड़ा लाकर उन्हें दिया और उन्होंने उन राइफलों को बांधकर मुझे पकड़ा दिया। उनके साथ करीब 250 राउंड गोलियां भी थीं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा बाकी 2 फिलहाल के लिए रख लो, जरूरत ना हो तो हम वापस ले जाएंगे। उन्होंने मुझे कुछ भूरे रंग के हैंड ग्रेनेड भी दिखाए। मैंने साफ मना कर दिया कि ये सब मेरे घर से तुरंत ले जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड दोनों कर सकते हैं। इसका यूज बहुत ही सिंपल है। बस लॉगिन पिन डालिए, ऐप ओपन करिए, इसके बाद फॉलो ट्रेंड पर क्लिक करिए। यहाँ आपको मार्केट के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे से अमाउंट से भी आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ का सबसे यूजफुल फीचर है इसका इनबिल्ट स्टॉप लॉस, जो आपको बड़े लॉस से बचाता है। और अगर ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोवेस्ट ब्रोकरेज है। सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। यहाँ आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको मार्केट के हिसाब से फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस भी देता है और जो प्रॉफिट आप कमाएंगे उस पर मार्केट वुल्फ कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। मुंबई पुलिस के सामने संजय ने अपने कबूलनामे में कहा कि राइफलों और कारतूसों को मैंने अपनी फिएट कार की डिक्की में रखा। उसी रात कार से निकालकर घर के अंदर रख दिया, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि 2 दिन बाद मैंने हनीफ को कहा कि हथियार वापस ले जाओ। फिर 2 दिन बाद वो लोग 2 राइफल और कुछ गोलियां वापस ले गए, लेकिन मैंने एक AK-56 राइफल और कुछ गोलियां अपने पास रख लीं। संजय ने पुलिस को बताया कि सितंबर 1992 में शूटिंग के दौरान दाऊद गैंग का एक आदमी कयूम मेरे पास आया। उसने मुझे 9mm की पिस्तौल दिखाई जो मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे भी मैंने उससे 40,000 रुपए नगद देकर खरीद लिया। फिर 2 अप्रैल 1993 को मैं मॉरिशस चला गया आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए। यहाँ मुझे खबर मिली कि समीर और हनीफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा कि उन्होंने अगर मेरा नाम लिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने यूसुफ नलवाला को फोन किया और कहा कि घर की दूसरी मंजिल पर एक काले बैग में जो रखा है उसे तुरंत उठाकर पूरी तरह से नष्ट कर दो, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जब अखबारों में छप गया कि मेरे पास AK-56 राइफलें हैं तो मेरे पिता सुनील दत्त ने मुझसे पूछा कि क्या ये सच है, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने तय कर लिया कि मैं मुंबई वापस जाऊंगा। मेरे पिता ने मेरे फ्लाइट की डिटेल्स पुलिस तक पहुंचा दी और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है। अवैध हथियार रखने के संजय के कबूलनामे ने पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। And these weapons were part of that consignment which was used in the bomb blast. So this is how Sanjay Dutt was roped into the case. संजय के पिता सुनील दत्त टूट चुके थे, लेकिन संजू उनका लाडला था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सुनील दत्त को फिल्म इंडस्ट्री से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। संजय को सबसे बड़ा झटका मिला माधुरी दीक्षित से। संजय जेल से ही उन्हें फोन करते रहे, लेकिन माधुरी ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने मीडिया से साफ कह दिया कि उनका संजय से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ना संजय से प्यार करती हैं और ना उनसे शादी करने वाली हैं। And she gave me an interview saying I'm not involved with Sanjay Dutt. I am not in love with Sanjay Dutt. यहाँ बताना जरूरी है कि संजय के शुरुआती जीवन, उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी सक्सेस थी उसे लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये संजय दत्त पर दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संजय की गिरफ्तारी का फायदा उनकी आने वाली फिल्म खलनायक के प्रमोशन में उठाया गया। खलनायक के पोस्टर्स पर हथकड़ी पहने संजय की तस्वीरों के साथ लिखा गया, हाँ मैं हूँ खलनायक। इस बात से दत्त
परिवार बहुत ज्यादा नाराज हुआ, लेकिन डायरेक्टर सुभाष घई ने कहा कि ये तो पहले से ही तय था। संजय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। 5 मई 1993 के दिन संजय को हाई कोर्ट से इंटरिम बेल मिल जाती है, यानी कि अंतरिम जमानत मिल जाती है। संजय ने वापस से काम करना शुरू कर दिया। उनकी रुकी हुई फिल्में गुमराह और साहिबान रिलीज होती हैं और हिट रहती हैं। एक बार फिर संजय टॉप पर थे। इसी समय संजय का नाम मॉडल रिया पिल्लई के साथ जुड़ने लगा, लेकिन कानूनी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही थी। केस चल रहा था और पत्नी ऋचा शर्मा से तलाक और बेटी की कस्टडी का मामला भी अभी तक उलझा हुआ था। तभी 4 जुलाई 1994 को जज JN पटेल ने संजय की जमानत रद्द कर दी। इस बार संजय को ठाणे जेल की अंडा सेल में रखा गया, जो हाई सिक्योरिटी कैदियों के लिए होती है। ये एक छोटी अंधेरी कोठरी थी जहाँ पर रोशनी भी नहीं आती थी। इस जेल में संजय बुरी तरह से टूट जाते हैं। जेल में संजय अकेलेपन से जूझ रहे थे। एक बार संजय ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर दीवार पर दे मारा। संजय को कई टाके आते हैं। इसके बाद उन्हें प्यारा सिंह नाम के एक कैदी के साथ रखा जाता है, जिससे बाद में संजय की दोस्ती हो जाती है। इधर सुनील दत्त अपने बेटे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस ने उन्हें कोई मदद नहीं दी। वहीं तत्कालीन CM शरद पवार से सुनील दत्त की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसलिए अब सुनील दत्त ने अपने पुराने राजनीतिक विरोधी बाल ठाकरे से मदद मांगने का फैसला लिया। संजय जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिवसेना की, बीजेपी की, उस समय आपने बाल ठाकरे की मदद ली? बाल ठाकरे जी इज़ माय ओल्ड फ्रेंड। जब मैं राजनीति में नहीं था उस ज़माने से मैं उनको जानता हूँ। मिस्टर बाल ठाकरे की उनकी सरकार थी और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुनील दत्त ऐसा कर सकते हैं। एक तो सुनील कांग्रेस से आते थे, दूसरा उनकी शादी एक मुस्लिम महिला से हुई थी, यानी संजय की मां नरगिस से। तीसरा, जब सुनील दत्त ने मुंबई दंगा पीड़ितों की मदद की तो शिवसेना ने उन्हें मुस्लिम हितैषी बताते हुए उनका कड़ा विरोध किया था। ऊपर से शिवसेना ने संजय दत्त की अरेस्ट का भी समर्थन किया था। लेकिन सुनील दत्त के पास मदद के लिए बाल ठाकरे के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। अंत में बाल ठाकरे दत्त परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय दत्त को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया जाने लगा। बाल ठाकरे ने पब्लिकली कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही हो सकता है। माना जाता है कि बाल ठाकरे ने संजय को लेकर प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव से भी बात की थी। संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? The whole family, the Nargis, the Mr. सुनील दत्त और ये सब लड़कियां। बाल ठाकरे के खुलकर समर्थन में आने के बाद अब संजय को बाकी जगह से भी मदद मिलने लगी। दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे बड़े अभिनेता भी राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव से जाकर मिलते हैं। मार्च 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना BJP की सरकार आ जाती है, जिससे संजय के मामले में अब और मदद मिलने लगी। यानी बाल ठाकरे खुद महाराष्ट्र की सरकार में ताकत में आ गए। कहा था कि संजय दत्त को छोड़ देंगे जब आपकी सरकार आएगी। आपकी सरकार आ गई, आज 4 महीने हो गए, संजय दत्त तो भी जेल से छूटे नहीं। हमारी सरकार आने के बाद संजय रिहा होना चाहिए, रिहाई होनी चाहिए उनकी। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, करूँगा अभी। आखिरकार 16 अक्टूबर 1995 को संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाती है। संजय दत्त को 15 महीने जेल में बिताने पड़े। जेल से निकलने के बाद संजय सीधे सिद्धि विनायक मंदिर गए और फिर अपने घर जाने से पहले बाल ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर मातोश्री पहुंचे। अगले दिन अखबारों में ठाकरे के साथ गले मिलते हुए संजय की तस्वीरें छपी। जेल से छूटने के बाद संजय को एक और बड़ा झटका लगता है। कैंसर से लड़ रही उनकी पत्नी यानी ऋचा शर्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिसंबर 1996 को न्यूयॉर्क में ऋचा शर्मा का निधन हो जाता है। हालांकि संजय और ऋचा के बीच तलाक और बेटी त्रिशाला की कस्टडी को लेकर कड़वाहट चल रही थी, लेकिन ऋचा की मौत ने संजय को अंदर से तोड़ दिया। अब संजय अपनी बेटी त्रिशाला को खोना नहीं चाहते थे। पहले ही वे अपनी मां को खो चुके थे, लेकिन ऋचा के परिवार ने संजय के टाड़ा केस के कारण अपनी बेटी की कस्टडी संजय को देने से इनकार कर दिया। इसलिए दोनों परिवारों के बीच फिर से
कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। संजय का अपनी बेटी से मिलना भी अब मुश्किल हो गया। आखिरकार कोर्ट ने संजय को अपनी बेटी की कस्टडी दे दी, लेकिन त्रिशाला न्यूयॉर्क में ही पली बड़ी थी और उन्हें वहां से हटाना ठीक नहीं होगा, ये सोचकर संजय ने उसे अपने ससुराल पक्ष के पास ही रहने दिया। इससे धीरे धीरे दोनों परिवारों के रिश्ते सुधरने लगते हैं। इस पूरे समय में संजय की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया पिल्लई चट्टान की तरह संजय के परिवार के साथ खड़ी रही। 1998 में वैलेंटाइन डे के दिन संजय ने अचानक रिया से शादी कर ली। ये शादी एक मंदिर में हुई थी। संजय ने दोबारा से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 1999 में आई महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव संजय के करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये देख रही है, ये देख असली असली 50 तोला कितना 50 तोला, जिसके लिए संजय को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन संजय के सामने एक और मुसीबत आन पड़ी। संजय अभी भी अंडरवर्ल्ड के संपर्क में थे। सीबीआई ने नवंबर 2000 में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील के साथ संजय की बातचीत टैप कर ली। These are the excerpts of the telephonic conversation between Bollywood star Sanjay Dutt and underworld don Chhota Shakil, the tape of which has been released by the Mumbai police. 11 नवंबर 2000 की रात को नासिक के होटल ताज रेजिडेंसी में संजय दत्त, डायरेक्टर संजय गुप्ता और महेश मांजरेकर और प्रोड्यूसर हरीश सुगंध ने 45 मिनट तक कराची में बैठे छोटा शकील से बातचीत की थी। तो एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की। इस बातचीत में पता चला कि संजय और बॉलीवुड के कई लोग अंडरवर्ल्ड के कितने करीब हैं। इस टैप्ड कॉल में संजय दत्त को एक टी शर्ट के बारे में बात करते हुए सुना गया जो उन्होंने शकील के लिए खरीदी थी। भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा। पक्का। वे एक बॉलीवुड डांस डायरेक्टर की सेक्स लाइफ के बारे में भी चटकारे लेकर बात कर रहे थे। शकील ने संजय से ये भी पूछा कि उनके लिए दुबई से क्या भेजना है। तुम्हारा भी बोला, मतलब जो बोलेगा फिगर लिख के दे देना, मना नहीं करना। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार? नहीं वो तुम लोगों की मोहब्बत है ना, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि यार मैं भी अपने उससे पूरा उतरूं ना। कल को मेरे को कोई नहीं बोलेगा, तुम लोग कहीं नहीं बोलोगे भाई ने हमारे लिए कुछ काम दिया ना। पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब माई नेम इज अबू सलीम में बताया है कि छोटा शकील अबू सलीम को मारना चाहता था और उसने अपनी इस साजिश में संजय को इस्तेमाल किया जो कभी अबू सलीम के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अबू सलीम को इसकी खबर लग जाती है और उसने संजय को गोवा में मारने की योजना बनाई। अबू सलीम ने संजय को मारने के लिए 4 शूटर्स भेजे थे जिनसे गोवा या मुंबई एयरपोर्ट पर संजय को मारने को कहा गया था। संजय को इसके बारे में पता चल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए संजय अपने होटल के कमरे में ही अपने दोस्तों को फोन करने लगे ताकि अबू सलीम से समझौता हो सके। अंत में अकबर खान नाम के एक आदमी ने सलीम को मनाया। अकबर ने एक बार सलीम की जान बचाई थी, तभी से अबू सलीम उसका एहसान मानता था। सलीम ने कहा कि उसके शूटर्स तब तक संजय को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि वे अकबर खान की कार में रहेंगे। इस तरह जैसे तैसे अकबर खान के कारण संजय दत्त की जान बच सकी। इधर संजय और रिया पिल्लई के बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। संजय के पाकिस्तान की बैली डांसर नादिया दुर्रानी के साथ अफेयर की खबरें आने लगी। वहीं रिया पिल्लई का नाम अब टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ जुड़ने लगा था। आगे संजय और रिया ने साल 2008 में जाकर तलाक लिया, लेकिन वे अलग पहले से ही हो चुके थे। साल 2003 में संजय की फिल्म मुन्ना भाई MBBS आती है। ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट रहती है कि संजय की एक प्यारे भाई की इमेज बन जाती है। जादू की झप्पी और टेंशन नहीं लेने का जैसी फिल्म के डायलॉग्स मशहूर हो जाते हैं। इस फिल्म ने संजय के प्रति जनता में एक सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज क्रिएट की। संजय की जिंदगी में एक बार फिर सब ठीक होने लगा था। साल 2005 में दत्त परिवार अपने नए घर इंपीरियल हाइट्स में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। तभी 25 मई 2005 को सुनील दत्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और नींद में ही उनकी डेथ हो जाती है। मां के बाद अब पिता की मौत ने संजय को बड़ा सदमा दे दिया। इन्हीं दिनों संजय की जिंदगी में मान्यता, जिनका असली नाम था दिलनवाज शेख, वो आती हैं। मान्यता ने संजय की जिंदगी को संभाला और उनके फाइनेंस और करियर को मैनेज किया और बुरे दोस्तों से संजय को दूर किया। साल 2006 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS की सीक्वल
लगे रहो मुन्ना भाई लेकर आते हैं। ये फिल्म भी संजय की इमेज के लिए बड़ी ही अच्छी साबित होती है। इससे पब्लिक ओपिनियन अब संजय की तरफ आने लगे। इधर संजय के ऊपर चल रहे टाडा केस के फैसले का दिन भी आ जाता है, जिस केस में संजय अभी तक जमानत पर बाहर थे। 28 नवंबर 2006 के दिन जज पीडी कोड़े ने कहा, सीबीआई ये साबित नहीं कर पाई कि दत्त के घर पहुंचे हथियार वही थे जो टाइगर मेमन और बाकी लोगों ने धमाकों के लिए तस्करी कर लाए थे, इसलिए उन पर धमाकों में मदद करने का आरोप नहीं बनता। पीडी कोड़े ने आगे कहा कि संजय के कबूलनामे और दूसरे सबूतों को देखते हुए ये माना जाता है कि हथियार उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, इसलिए टाडा की धारा 5 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर कोर्ट ने संजय को इलीगल हथियार रखने का दोषी तो माना, लेकिन मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होना नहीं माना। जज पीडी कोड़े ने कहा कि मेरे हिसाब से संजय आतंकवादी नहीं है। अंततः 31 जुलाई 2007 के दिन टाडा कोर्ट ने संजय को इलीगल हथियार रखने के कारण 6 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई। संजय को गिरफ्तार करके मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए संजय ने इस सजा के खिलाफ आगे की कोर्ट में अपील दायर कर दी। 27 नवंबर 2007 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय को दोबारा से जमानत दे दी और संजय दोबारा से फिल्मों में काम में लग जाते हैं। 7 फरवरी 2008 के दिन संजय ने गोवा में मान्यता से शादी कर ली। इस शादी में उनकी बहनें शामिल नहीं हुई, क्योंकि संजय की बहनों को यानी कि प्रिया और नम्रता को मान्यता पसंद नहीं थी। इसी समय संजय ने राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला ले लिया, लेकिन वे कांग्रेस से नहीं जुड़े, जिससे कि उनके पिता सांसद रहे थे, बल्कि वे मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से जुड़ जाते हैं। दरअसल ये वो समय था जब समाजवादी पार्टी अमर सिंह के प्रभाव में बॉलीवुड स्टार्स को अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए संजय भी सपा से जुड़ जाते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा ने संजय दत्त को लखनऊ से उम्मीदवार बना दिया। संजय ने चुनाव लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी। लखनऊ में रैली की और सिर पर एसपी की लाल टोपी पहनकर रोड शो किया, लेकिन यहाँ पर एक पेच सामने आ जाता है। कानून के हिसाब से जिस व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, वो अपनी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता था। संजय को टाडा कोर्ट से 6 साल की सजा हो चुकी थी, इसलिए संजय ने अपने कन्विक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी ताकि वे चुनाव लड़ सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय के कन्विक्शन पर रोक नहीं लगाई और फैसला सुनाया कि संजय चुनाव नहीं लड़ सकती। इस तरह संजय की जगह पूर्व मिस इंडिया नफीसा अली को लखनऊ से उतारा जाता है सपा की तरफ से। वहीं संजय को सपा पार्टी में महासचिव बना दिया जाता है ताकि वे सपा के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। हालांकि बाद में संजय ने समाजवादी पार्टी छोड़ने के साथ ही राजनीति से भी एक तरह से संन्यास ले लिया। संजय की डबल धमाल, सन ऑफ सरदार जैसी फिल्में आती हैं जो हिट रहती हैं। साल 2012 में संजय की अग्निपथ फिल्म आती है जिसमें संजय ने विलेन कांचा चीना का रोल किया। संजय दोबारा से बॉलीवुड में अपने पैर जमा रहे थे कि तभी 21 मार्च 2013 के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, जिसमें संजय ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया, लेकिन उनकी सजा को 6 साल से छोटा करके 5 साल कर दिया। इस सजा में से 18 महीने संजय दत्त पहले ही जेल में बिता चुके थे, इसलिए संजय को अब बाकी बची सजा काटनी थी। 16 मई 2013 के दिन संजय ने मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यहाँ से उन्हें पहले आर्थर रोड जेल भेजा जाता है और फिर ट्रांसफर करके उन्हें पुणे की जरवदार सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। यहाँ संजय दत्त कैदी नंबर 16,656 बनते हैं। संजय को फांसी वाड़ के पास की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। फांसी वाड़ में मौत की सजा पाए हुए कैदियों को रखा जाता था। संजय की सेल के बाहर एक 100 स्क्वायर फुट का एक बगीचा था जिसमें संजय 4 गार्ड्स की निगरानी में टहलते थे। संजय की सिक्योरिटी की वजह से उन्हें बाकी कैदियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। संजय हर रोज सुबह 5:30 बजे उठकर सबसे पहले पूजा करते और एक्सरसाइज करते। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्हें जो काम दिया जाता उसे करते। संजय को बाकी कैदियों से अलग ऐसे ही काम दिए जाते थे जैसे वे अपनी सेल के अंदर से ही कर सकते थे। यहाँ उन्होंने ज्यादातर बैंत बनाने का काम किया या कागज के थैले बनाने का काम किया। जेल प्रशासन ने संजय को अपने रेडियो स्टेशन का मेन आरजे बना दिया। हर दिन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आवाज गूंजती, वेलकम टू रेडियो वीसीपी, मैं हूं आपके साथ आपका आरजे संजय दत्त। जेल में रहकर संजय दत्त किताबें भी पढ़ने लगे, खासकर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को। जेल में संजय के अच्छे व्यवहार के कारण संजय की सजा 60 दिन कम कर दी जाती है और फरवरी 2016 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है।
25 फरवरी 2016 की सुबह डार्क ब्लू शर्ट और जीन्स में संजय यरवदा सेंट्रल जेल से बाहर आते हैं। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और माथे पर तिलक था। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जेल पर लहरा रहे तिरंगे को सलामी दी और जमीन को चूमा। यरवदा जेल के बाहर राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजीत जोशी और संजय की पत्नी मान्यता अपने जुड़वा बच्चों के साथ संजय का इंतजार कर रहे थे। घर पर उनकी बहन प्रिया दत्त उनका इंतजार कर रही थी, जो बहुत इमोशनल थी। साल 2018 में संजय के दोस्त राजकुमार हिरानी ने संजय के ऊपर एक बायोपिक फिल्म संजू बनाई, जिसमें उनकी जिंदगी को गहराई से दिखाया गया। इस फिल्म में दावा किया गया कि संजय के 308 महिलाओं के साथ संबंध थे। ये वो नंबर था जहां तक उन्होंने गिना था, इसके आगे का नंबर उन्होंने गिना भी नहीं था। द कपिल शर्मा शो में संजय दत्त ने कन्फर्म किया कि उन्होंने सच में इतनी महिलाओं को डेट किया है। संजू फिल्म ने संजय दत्त को दुनिया के सामने वैसा ही रख दिया जैसा कि वे थे, इसलिए ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित होती है। इस बीच अगस्त 2020 में संजय को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। संजय को एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ जांच में पता चला कि उन्हें फेफड़ों का स्टेज 4 कैंसर है। जिस वक्त ये बताया गया, संजय अस्पताल के कमरे में अकेले थे। उनकी पत्नी मान्यता दुबई में थी। संजय सदमे में आ जाते हैं। कैंसर वो बीमारी थी जो पहले ही उनकी मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा की जान ले चुकी थी। अपनी कैंसर की बीमारी पर संजय का पहला रिएक्शन था, मुझे इलाज नहीं कराना। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, अगर मेरी किस्मत में मौत है तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने बीमारी से लड़ने का फैसला लिया। उनका मानना था कि अगर वे टूट गए तो उनका परिवार भी टूट जाएगा। वे ऐसा नहीं होने दे सकते। डायरेक्टर राकेश रोशन के सुझाव पर संजय ने डॉक्टर सेवंती लिमेये से इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनकी छाती में एक पाइप लगाया गया। संजय ने अपने डॉक्टर को चैलेंज दिया कि 2 हफ्ते में ही ये पाइप निकल जाएगा। डॉक्टर सेवंती लिमेये ने बाद में बताया कि कीमोथेरेपी के बाद भी संजय रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करते थे। संजय की ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत काम आती है और कुछ ही महीनों में वे ठीक हो गए। संजय दत्त की कहानी में शोहरत, दौलत, नशा, अपराध, सजा और कमबैक सब है। दूसरा सच ये भी है कि संजय ने अपनी जिंदगी में बड़ी ट्रेजेडीज का सामना किया। इसके कारण उनसे सहानुभूति होना स्वाभाविक है। संजय दत्त की कहानी ये दिखाती है कि जिंदगी में गिरने के बाद भी उठा जा सकता है। संजय दत्त के ऊपर हमारा ये दूसरा और फाइनल एपिसोड था। पहला एपिसोड मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है। इसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाते जाते बात CB रजिस्टर्ड मार्केट वुल्फ ऐप की। यहाँ आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अभी तक 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड करिए अभी। नमस्कार।